भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 12 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण से संबंधित समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। जड़त्व आघूर्ण से संबंधित समांतर अक्ष प्रमेय को लिखना है और सिद्ध करके बताना है। इस अध्याय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में इसे हमेशा पूछा जाता है। देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले इसका कथन देखते हैं। चूँकि ये एक प्रमेय है तो प्रमेय में सबसे पहले कथन होता है, उसके बाद उसकी उत्पत्ति या उपपत्ति की जाती है। क्या है कथन? तो कथन में बताया गया है, किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। नीचे गणितीय रूप में इसको लिखा गया है, तो ध्यान देना है। क्या बताया गया गणितीय रूप में? ये आई क्या है? किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। आई सी क्या है? द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। एम क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। और ए क्या है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी है। तो प्रमेय के कथन में यही बताया गया। देखो क्या बताया गया है कि किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, मतलब आई की बात हो रही है। किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, मतलब आईसी की बात हो रही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? पिंड के द्रव्यमान मतलब एम और अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग मतलब ए स्क्वायर। तो किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग का गुणनफल। गुणनफल किसका हो रहा है? द्रव्यमान और दूरी के वर्ग का। तो गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब आई बराबर आई सी प्लस एम ए स्क्वायर सिद्ध करना पड़ेगा। यदि समांतर अक्ष प्रमेय को सिद्ध करना है तो आई बराबर आई सी प्लस एम ए स्क्वायर सिद्ध करना पड़ेगा। एक बार और गणितीय व्याख्या को देखते हैं समझने के लिए। क्या बताया गया है प्रमेय में? किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान और अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से इसका कथन है। गणितीय रूप लिखने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आई क्या है? आई है किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। आई सी क्या है? द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। सी किस लिए लिखा है? सेंटर ऑफ मास के लिए। सी फॉर है सेंटर ऑफ मास, माने द्रव्यमान केंद्र। तो अंतर करने के लिए दोनों जगह यदि आई लिख देंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन किसी अक्ष की परितः जड़त्व आघूर्ण है और कौन द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष की परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो अंतर करने के लिए एक जगह आई सी लिख लिया और एक जगह आई लिख लिया। आई सी कहाँ लिखा? जहाँ द्रव्यमान केंद्र लिख की परितः निकाल रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष की परितः जहाँ जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं वहाँ सी लिख लिया सफिक्स में, सी फॉर सेंटर ऑफ मास। एम बता दिया क्या है? पिंड का द्रव्यमान है। और ए क्या है? दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो ऊपर
जो गणितीय रूप लिखा है उस गणितीय रूप में आई क्या है, आई सी क्या है, एम क्या है, ये ए क्या है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बता दिया। अब देखना है उपपत्ति या कह सकते हैं निगमन। चूँकि प्रमेय है, प्रमेय का कथन हो चुका है, अब कैसे इसको निगमित करेंगे, कैसे इसकी उपपत्ति होगी ये देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर उपपत्ति। उपपत्ति में सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार से एक कोई पिंड है, ये पिंड का कोई भी आकार हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एक कोई पिंड है। ये पिंड इस ए बी अक्ष के परतः घूर्णी गति कर रहा है। ये जो अक्ष बना है ए बी, इस अक्ष के परतः ये पिंड क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। किस दिशा में घूर्णी गति कर रहा है, ये ऐसे, जिस दिशा में ये तीर का निशान लगा है ऐसे ये घूर्णी गति कर रहा है। अब इस अक्ष से ए दूरी पर, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर चित्र में चाहो तो लिख सकते हो, इस ए बी अक्ष से ए दूरी पर बिंदु सी है। बिंदु सी कौन सा बिंदु है, द्रव्यमान केंद्र वाला बिंदु है। और इस बिंदु से होकर जाने वाला अक्ष कौन सा है, ये ई डी। द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष कौन सा है, ई डी। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि इस ई डी अक्ष से x दूरी पर यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कोई कण है। जो ई डी अक्ष है, ई डी अक्ष से x अक्ष की दूरी पर एक कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कण p है। क्योंकि जो पिंड है वो कई कणों से मिलकर बना है, तो कई कणों से मिलकर बना है, तो उन कई कणों में से एक कण P है ऐसा मान लेते हैं। उस पिंड का, उस कण का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। दूरी कितनी है इसकी, ई डी अक्ष से x अक्ष, ई डी अक्ष से x दूरी पर ये कण स्थित है। तो ये चित्र सबसे पहले उपपत्ति में बना लेना है। अब जैसा कि चित्र में मैंने आपको बताया है, उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिख लेंगे। माना कि ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ए बी अक्ष कौन सा अक्ष है, जिस अक्ष के परतः पिंड घूर्णी गति कर रहा है। तो उस अक्ष के परतः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है ऐसा मान लेते हैं। फिर बता दिया कि ए डी द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष है। दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या है, ए है। चित्र में बताया था ना मैंने कि यहाँ पे ए लिख लेना है। दोनों अक्ष मतलब ए बी और ई डी के बीच की दूरी क्या है, ए है। फिर बता दिया माना कि पिंड m द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है। m द्रव्यमान मतलब स्मॉल m द्रव्यमान के कणों से मिलकर पूरा पिंड बना है। और ऐसा ही एक कण क्या है, P है। ये भी बताया था मैंने आपको चित्र में। और इस P की दूरी कितनी है, ई डी अक्ष से दूरी इसकी x है। तो चित्र में जो चीज़ें बनाई हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर भाषा में लिख लिया। अब सबसे पहले निकालेंगे क्या, अब चित्र में देखते हैं। चित्र में जो बिंदु P है वो यहाँ पर है। बिंदु P ए बी अक्ष से कितनी दूरी पर है ये देखना है। बिंदु P ए बी अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, C से P तक की दूरी x है। और दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या है, a है। तो a और x को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी से कण P तक की दूरी बन जाएगी। मतलब ए बी अक्ष से कण P की दूरी a प्लस x होगी। अब क्या करते हैं देखो, सबसे पहले ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। जो ए बी अक्ष है उस ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। द्रव्यमान कितना है कण P का, स्मॉल m है। जितने भी कण हैं सभी कणों का द्रव्यमान स्मॉल m है ना। स्मॉल m द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है पिंड। तो कण P का द्रव्यमान स्मॉल m। दूरी कितनी है कण की, किस अक्ष से,
ए बी अक्ष से। तो ए बी अक्ष से दूरी है a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स का वर्ग हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो कण P का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, इसीलिए कण P का द्रव्यमान लिखेंगे और कण P की ए बी अक्ष से दूरी करेंगे और उसका वर्ग कर देंगे। अब कण का जब निकल आता है तो कई कणों से मिलकर ये पिंड बना है। तो कण के बाद अब उसी ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। अभी कण का निकाला था, अब पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण जब निकालेंगे तो उसको I से प्रदर्शित करेंगे जड़त्व आघूर्ण को। बराबर में ऊपर जो मान निकला था, एक कण के लिए जो जड़त्व आघूर्ण का मान निकला था, उसी एक कण के मान के सामने सिग्मा लगा दिया। देखो एक कण के लिए कितना निकला था, m इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसी के सामने सिग्मा लगा दिया तो क्या बन गया, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बन गया है। ए बी अक्ष के परितः पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए ऊपर जो मान आया था उस मान के सामने सिग्मा लगा दिया तो क्या बन गया, पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बन गया। क्योंकि कणों से मिलकर क्या बनता है, पूरा पिंड बनता है। तो सिग्मा लगा दिया मतलब सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों को जोड़ दिया। जोड़ने के लिए सिग्मा लगाते हैं ना, तो सिग्मा लगा दिया मतलब सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण जुड़ गया, मतलब पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बन गया। अब I की जगह I आ जाएगा बराबर सिग्मा m की जगह पे सिग्मा m, अंदर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, तो a प्लस एक्स के होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ b होता है उस सूत्र में वहाँ वहाँ x कर दिया। ठीक है, अब नीचे I की जगह पे I बराबर का निशान लगा देंगे। सिग्मा m का ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। सिग्मा m का पहले a स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो सिग्मा m a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ax के साथ सिग्मा m का गुणा होगा तो सिग्मा m 2ax हो गया, प्लस फिर सिग्मा m का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो सिग्मा mx स्क्वायर हो गया। अब I की जगह पे I आ जाएगा बराबर क्या करना है, देखो जो राशियां निश्चित हैं उनको सिग्मा के बाहर कर देंगे, क्योंकि सिग्मा के अंदर वही राशियां रह सकती हैं जिनके मान में परिवर्तन होना है या जिन मानों को जोड़ना है, उन मानों को सिग्मा के अंदर रखना है। जिन मानों को जोड़ना नहीं है या जिनके मान निश्चित हैं, बदलना नहीं है, उनको सिग्मा के बाहर कर देंगे। तो अब देखते हैं पहले वाले पद में जो a है, a स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर में a क्या है, a है दोनों अक्षों के बीच की दूरी। तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी हमेशा निश्चित रहेगी क्योंकि उसको हमने a माना है, तो a की जगह पे a ही रहेगा, वो हमेशा निश्चित रहेगा, इसलिए a स्क्वायर को बाहर कर लिया और m को अंदर रखा है। m को अंदर क्यों रखा है सिग्मा के, क्योंकि m है कण P का द्रव्यमान, हो सकता है दूसरे कण का द्रव्यमान कुछ और हो, तीसरे कण का द्रव्यमान कुछ और हो, इसलिए उसको सिग्मा के अंदर रखना है। जिनके मान बदल रहे हैं उनको सिग्मा के अंदर रखेंगे। फिर प्लस 2a, फिर से वही निश्चित राशि आ गई तो उसको सिग्मा के बाहर अंदर रखेंगे m और x को। ठीक है, प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। तो इस पूरे समीकरण 1 में ध्यान देना है, पूरे समीकरण 1 में a और 2 ये दो निश्चित राशियां थीं, इन निश्चित राशियों को सिग्मा के बाहर रख लिया, बाकी सभी को अंदर रखा। इसमें x अंदर है, देखो सिग्मा के x अंदर क्यों है सिग्मा के, क्योंकि x है कण P की दूरी, और कण P ना लेके कोई दूसरा कण यदि लेंगे तो दूरी बदल जाएगी, मतलब x निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है उसको सिग्मा के अंदर रखना है। तो ये इस प्रकार से समीकरण 1 बन जाता है। अभी जो मान हमने निकाला है वो ए बी अक्ष के परितः निकाला था।
अब ऐसे ही ईडी अक्ष के परितः कण P का मान निकालेंगे। पहले कण P का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। जैसे AB अक्ष के परितः कण P का निकाला था, वैसे ही ईडी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो सूत्र फिर से वही, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। द्रव्यमान क्या है कण P का, m है। दूरी क्या है कण P की, किस अक्ष से दूरी देखना है, ईडी अक्ष से। तो ईडी अक्ष से कण P की दूरी x है, चित्र में देख सकते हो। तो x का वर्ग हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। तो ईडी अक्ष ले रहे हैं तो ईडी अक्ष के लिए दूरी क्या है, x है, तो x का वर्ग हो गया। और कण P के लिए मान निकाल रहे हैं, कण P का द्रव्यमान m है। ठीक है। जब कण के लिए मान निकल आता है तो किसके लिए निकालते हैं, पूरे पिंड के लिए। तो देखो निकाल दिया नीचे, अतः ईडी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ईडी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है। ऐसे इसके पहले भी किया था ना, AB अक्ष के परितः पहले कण का निकाला था और फिर कण का जब निकल आया था तो उसी में सिग्मा लगा दिया था तो पूरे पिंड का निकल आया था। तो ऐसे ही यहाँ पर कण का निकालने के बाद पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण जब निकालेंगे तो ऊपर जो मान आया है उसी मान के सामने सिग्मा लगाकर लिख देंगे, मतलब सिग्मा mx² लिख देंगे। अब जड़त्व आघूर्ण के लिए I लिखते हैं। C क्यों लिखा, क्योंकि ईडी अक्ष के परितः निकाल रहे हैं। ईडी अक्ष कौन सा अक्ष है, द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाला अक्ष है, इसीलिए यहाँ पर C लिखा है, C फॉर सेंटर ऑफ मास। बराबर में वही सिग्मा mx²। समीकरण 2 इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जो आघूर्ण होता है, आघूर्ण हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः यदि आघूर्ण निकाल रहे हैं, आघूर्ण की बात हो रही है, जड़त्व आघूर्ण की बात नहीं हो रही है, तो आघूर्ण निकाल रहे हैं तो आघूर्ण हमेशा शून्य होता है। आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी। तो हमारे पास जो समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, उस समीकरण 1 में जो सिग्मा mx है वो आघूर्ण ही है और आघूर्ण शून्य होता है, यहाँ पर ये बता रहा है। इसका मतलब सिग्मा mx का मान क्या होगा, शून्य होगा, और ये समीकरण 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं सिग्मा m, ये मान कहाँ से हमको पता चल रहे हैं कि कौन सा मान निकालना है। ये सभी मान समीकरण 1 में लिखे हुए हैं। तो समीकरण 1 में जो भी मान लिखे हुए हैं उन्हीं मानों को यहाँ पर आगे निकालते जा रहे हैं। तो समीकरण 1 में सिग्मा mx था तो उसका मान भी बता दिया, सिग्मा m है तो उसका मान भी बताएंगे। m क्या है, कण P का द्रव्यमान। m के सामने सिग्मा लग गया, मतलब पूरे पिंड का द्रव्यमान बन गया। तो पूरे पिंड के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, कैपिटल M कहा जाता है। सिग्मा m का, स्मॉल m का मतलब है कण का द्रव्यमान, और m के सामने सिग्मा लग गया, मतलब कणों के द्रव्यमान को जोड़ दिया। कणों के द्रव्यमानों को जोड़ेंगे मतलब पूरे पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M बन जाएगा, तो उसको कैपिटल M लिखा जा सकता है। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से जो मान है वो कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। जैसे कि हमने बताया था कि ये जो समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 में मान निकाले हैं, ये कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 1 को देखकर निकाले हैं कि समीकरण 1 में कौन कौन से मान चाहिए, उसको देखकर ही ये मान हमने निकाले हैं। ठीक है। अब मान जब रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में इस तरफ I लिखा है तो I लिख देंगे, बराबर में a² लिखा है तो a² लिख देंगे। फिर इनटू में सिग्मा m लिखा है, समीकरण 1 में सिग्मा m कहाँ पर लिखा है, a² की गुणा में। तो a² के गुणा में जो सिग्मा m लिखा है उसका मान समीकरण 4 के अनुसार कैपिटल M है, तो यहाँ पर कैपिटल M रख दिया। देखो, प्लस 2a लिखा है तो 2a लिख देंगे।
फिर इनटू में सिग्मा एम एक्स लिखा है समीकरण 1 में, और सिग्मा एम एक्स का मान समीकरण 3 के अनुसार 0 है, तो यहाँ पर गुणा में 0 आ गया, प्लस फिर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर लिखा है। सिग्मा एम एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 के अनुसार आई सी है, तो प्लस में आई सी लिख दिया। ठीक है, आई की जगह पे आई बराबर में पहले एम को लिख लिया, पीछे ए स्क्वायर को लिख लिया, प्लस 2a और 0 का गुणा होगा तो 0 प्लस आई सी। ठीक है, फिर आई की जगह पे आई, अब क्या बच रहा है ऊपर देखो, सबसे लास्ट में जो आई सी लिखा है उसको पहले लिख लिया। देखो प्लस में है तो आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, माइनस में होता तब भी उसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो आई सी पहले लिख लिया, 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस एम ए स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से ये समांतर अक्ष प्रमेय यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है।